नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं। साथ मैं हूं अंशिका पाठक। दिल्ली दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। राज्य के विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। शाम 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं धामी। उत्तराखंड में अटके कई केंद्रीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाएंगे सीएम। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम उस वक्त की जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। दूसरी तस्वीर जो अब आपको हम दिखाएंगे वो अमित शाह के साथ। देखिए, गुलदस्ता हाथ में है और अमित शाह के साथ मुलाकात उन्होंने की। अमित शाह से बहुत खास है ये मुलाकात उत्तराखंड के विकास के लिए, क्योंकि जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हुए हैं उन्हें कैसे गति देना है, इस पर चर्चा हुई। आगे राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे पुष्कर धामी। चुनाव के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा है पुष्कर धामी का। राज्य के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा उन्होंने की है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं, अमित शाह से मिल चुके हैं, लेकिन अभी राजनाथ सिंह से वो मिलेंगे और जेपी नड्डा से भी वो मिलेंगे। सबसे पहले मायने क्या है इस मुलाकात के? पुष्कर सिंह धामी कल से ही दिल्ली दौरे पर रहे हैं। इसके अलावा इस दौरान उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की। अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद हैं उनसे मुलाकात की। अगर आज की बात करें तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से कई परियोजनाओं पर बातचीत की, चर्चाएं की। इसमें एक बात उन्होंने कहा पुष्कर सिंह धामी ने कि उनकी बातचीत हुई है कि जो राज्य की पुलिस है उसके आधुनिकीकरण है उसको करने के लिए प्रतिवर्ष 20 से 25 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो एक तरीके से प्रस्ताव रखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने। इसके अलावा अन्य परियोजनाओं की भी बात की। रही बात प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से भी पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात के तौर पे भी एक तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि दूसरी बार सीएम बनने के बाद दिल्ली दौरे पर पुष्कर सिंह धामी है और शिष्टाचार मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री से उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। कई अहम मुद्दों को प्रधानमंत्री से बताया कि उत्तराखंड में किन चीजों की जरूरत है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ नया हो सकता है आने वाले 5 सालों में। अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के तर्ज पर अगर बागवानी की बात करें तो उसके लिए 2000 करोड़ रुपए की कहीं न कहीं बातचीत की गई। एक तरीके से प्रस्ताव रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। इसके अलावा सड़क को लेकर बातचीत की गई, परिवहन को लेकर बात की गई, जल को लेकर बातचीत की गई। तो देखिए, शिष्टाचार मुलाकात तो लगातार हो ही रही है, लेकिन इस दौरान कई परियोजनाओं को लेकर जो चीजें हैं वो प्रधानमंत्री को हो या गृह मंत्री अमित शाह को हो, लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बता रहे हैं और स्वीकृति प्रदान हो यही वो उम्मीद करते हैं। अगर हम बात करें तो थोड़ी देर बाद वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करीब 4 बजे का वक्त है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। कि चूंकि आपने चुनाव के दौरान देखा होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पुष्कर सिंह धामी के नाम को लेकर काफी कसीदे पढ़े थे और उनकी तारीफ की थी, कई बातें कही थी पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में। तो निश्चित तौर पे एक शिष्टाचार मुलाकात है और जो केंद्रीय मंत्री है, संभव है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ इनकी मुलाकात हो जाए। इसके अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री है उनसे मुलाकात होगी। ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात तो हो ही रही है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं और भी चर्चाएं हो रही है और तमाम बिंदुओं पर जो चर्चा है वो कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है पीयूष, देखिए दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर और वो सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। दूसरा, सेंट्रल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कंप्लीट करने का भी टारगेट रखा गया है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है पीयूष कि 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी और उसको कैसे सुचारू रूप से चलाना है, इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे आज पुष्कर धामी।
जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें तो थोड़ी दिन पहले जो उत्तराखंड के परिवहन मंत्री हैं चंद्रनाथ दास, वो भी आए हुए थे। क्योंकि चार धाम यात्रा एक तरीके से भव्य यात्रा होती है, उत्तराखंड की कहीं ना कहीं पहचान होती है। तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस विषय में भी चर्चा कर रहे होंगे। अगर हम बात करें तो इस बार चार धाम को और भी भव्य और यात्रियों के लिए सुटेबल बनाने की जो प्रक्रिया है वो सरकार की ओर से की जा रही है। ई बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा बसों में जीपीएस की बात करें या सड़कों को किस तरीके से साफ सुथरा और गड्ढा मुक्त बनाना है, इन तमाम विषयों पर चर्चा लगातार पुष्कर सिंह धामी अपने अधिकारियों से भी कर रहे हैं, ताकि चार धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, चाहे होटल की बात करें या तमाम जगहों की बात करें। तो उसको लेकर भी चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। तो निश्चित तौर पे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे जब मुलाकात करेंगे पुष्कर सिंह धामी, तो इस विषय को लेकर भी रखेंगे। क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो कोरोना की वजह से चार धाम यात्राओं में काफी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ा था। तो अब की बार दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं। क्योंकि जब दिल्ली दौरे पे आए थे पुष्कर सिंह धामी तो उनका भव्य स्वागत भी किया गया था। तो तमाम विषयों पे आज केंद्रीय मंत्रियों से, अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात होनी संभव है। इस बाबत अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय हमने मांगा था और भी कई केंद्रियों से मुलाकात करने का समय मांगा है। अगर समय मिलता है तो हम उनसे मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड की जो परियोजना है, खासतौर पे केंद्र की जो परियोजना है जो उत्तराखंड में लागू करानी है, उसको कैसे जल्द से जल्द लागू कराया जा सके, इसको लेकर चर्चा होगी। देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने चुनावों से पहले एक वादा किया था जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। सरकार में आते ही उन्होंने कहा कि हम एक टीम गठित कर रहे हैं। इन सब तमाम विषयों को लेकर पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं दिल्ली दौरे पर हैं और तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं और परियोजनाओं को धार किस प्रकार से दी जाए, उत्तराखंड में विकास किस प्रकार से हो, 5 साल का खाका किस प्रकार से तैयार किया जाए, अपने मंत्रियों के साथ किस प्रकार से सामंजस्य बैठाया जाए, तमाम विषयों पर पुष्कर सिंह धामी लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और चर्चा और मंथन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पीयूष। तो पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आए हुए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है। उत्तराखंड सहकारी बैंक में रिश्तेदारों को बांटी गई नौकरियां, जिला सहकारी बैंकों की भर्तियों में गड़बड़ी की जांच शुरू हो गई है। जांच समिति ने देहरादून के डीसीबी से रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं। जांच समिति को 15 दिन में देनी है अपनी रिपोर्ट। राज्य सरकार बैंक से जुड़े असरदार नेता की भूमिका भी संदिग्ध है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नेता अफसरों ने अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया है। एक जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने अपने बेटे को नियुक्ति दिलाई है। सहकारी बैंक के एक जीएम ने पिथौरागढ़ में बेटे को नियुक्ति दिलाई है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है ये जीएम। तो जो बैंक में खाली स्थान है उनमें रिश्तेदारों को ही भरा जा रहा है, नियुक्ति रिश्तेदारों को ही दी जा रही है। प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में गतिमान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्रूटमेंट में भारी गड़बड़ी और अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको देखते हुए जो निबंधक महोदय हैं तमाम सहकारी बैंकों के उत्तराखंड के श्री आलोक कुमार पांडे, उन्होंने इन भर्ती प्रक्रियाओं पर और नियुक्तियों पर रोक लगाने का शासनादेश जारी कर दिया था। उसके बावजूद देखा जा रहा है कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए भाई भतीजावाद अपने चरम पर है और कई सारे जो सहकारिता में जो मैनेजमेंट पोजीशंस पे लोग हैं, निदेशक लेवल के लोग हैं या क्लर्क हैं, उनके अपने ही रिश्तेदार नातेदार इसमें चतुर्थ श्रेणी में समायोजित करने का प्रयास किया गया है। सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी हेतु पहले आवेदन मांगे गए थे और उन पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और कुछ जो जिले हैं उन्होंने तो रिजल्ट नहीं निकाले, लेकिन 3 जिलों ने इसके रिजल्ट दिए हैं। लेकिन उसमें जांच की आशंका पाई गई तो सहकारिता मंत्री जी द्वारा उसके लिए जांच बिठा दी गई है और जांच गतिमान है और जांच प्रारंभ हो चुकी है। और उसमें सहकारिता मंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अगर दोषियों को किसी भी दशा में नहीं बख्शा जाएगा, जो भी कोई भी गड़बड़ कर रहा होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 जांच अधिकारी निबंधक स्तर के नियुक्त कर दिए गए। और संदीप नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से बैंकों में
खाली स्थानों पर रिश्तेदारों को नियुक्त किया जा रहा है, उससे तमाम सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, वो कौन लोग हैं जो अपने रिश्तेदार को ही नियुक्ति दे रहे हैं और एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि उत्तराखंड में ये सीधे तौर पर ये जो भर्ती घोटाला है ये सामने आ चुका है और कुल मिलाकर अगर 3 जिलों की अगर हम बात करें तो देहरादून, हरिद्वार और देहरादून, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़, इन 3 जिलों में जो ये भर्ती प्रक्रिया की जो लिस्ट थी वो जब जारी हुई थी तो उस पर सीधे सीधे कहीं ना कहीं एक जो गड़बड़ी थी वो अब इन भर्तियों में पाई गई थी। तो लिहाजा पूरे मामले के जो है वो जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। जो सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत हैं उनके द्वारा जो जाँच के आदेश दे दिए गए हैं और उस मामले में पूरी जो सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम है उनके द्वारा भी आदेश कर दिए गए हैं, यानी कि जो 15 दिनों के भीतर इस जांच की पूरी जो बात है वो सामने लाने को कही गई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती सहकारिता के जो बैंक हैं उनके जो चतुर्थ श्रेणी जो पद हैं उन पर ये भर्ती हुई थी, लेकिन जिस तरह से अपनों को ही जो अपने चहेते हैं उनको नौकरियां दिलाने वाली जो बात जो सामने आई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं अब पूरे प्रदेश में बवाल मच चुका है। जिस तरह से बात सामने आई कि एक यूपी के जो अधिकारी और उनके जो अपने अपने जो कोई खास हैं उनको कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ में उनको नौकरी दिलवाई गई थी, लेकिन उस मामले के जैसे ये मामला उजागर हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो जांच कमेटी थी उसने जैसे ही जांच की तो इस मामले में बल्कि एक नहीं बल्कि कई ऐसे जो नाम सामने आने लगे हैं जिन पर कि कहीं ना कहीं अब जरूर आने वाले समय में गाज गिर सकती है। सबसे पहले अगर बताऊं तो देहरादून जिले से ही शुरुआत कर दी गई है और देहरादून जिले में कल से दो दिन हो चुके हैं और जो जांच टीमें हैं वो लगातार उन अभ्यर्थियों से पूछताछ कर रही है जिनका कि इस परीक्षा में सिलेक्शन हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब उन सब चीजों का जो एक खाका तैयार किया जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह से और इसके तार जो है वो किन किन जगहों से होकर गुजरते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें सामने ये भी आ रही है कि जो जिला सहकारी बैंक के जो एक बड़े नेता हैं तो उसके जो अध्यक्ष हैं उनके जो चहेते हैं उनको भी इसमें नौकरी दिलवा दी गई है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं एक जो पूरी जो लॉबी है वो सीधे तौर पर अब सामने आ रही है, वो चाहे यूपी से लगी हुई लॉबी हो या फिर उत्तराखंड से जुड़े हुए तार हो, तो ये कहीं ना कहीं सामने आ रही है। सबसे अहम बात इसमें यह भी सामने आती है कि जो मैदानी जो जिले हैं यानी कि जो देहरादून है, पिथौरागढ़ है और उधम सिंह नगर, इन मैदानी जिलों में ही कम से ये जो भर्ती घोटाला है ये सामने आया है। तो चूंकि अब इस बात से सीधे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैदानी जिलों में कितना जो घोटालेबाज हैं या फिर जो इस तरह की जो कार्रवाई है वो कितनी हावी हो चुकी है। हालांकि पूरे मामले में 15 दिन का जो समय है वो सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत द्वारा दे दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं सार्वजनिक कर दिया जाए और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो भी इस मामले में पूरी तरह से दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन होगा। और इस मामले में अभी भी कुछ ऐसे जिले जो बाकी हैं जिन्होंने कि अपना जो रिजल्ट है वो कि अपना जल्दी से जल्दी निकालना है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये भर्ती घोटाला सामने आया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उन जिलों ने भी अपने परिणाम हैं वो रोक दिए हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब खुलकर जो जांच है वो सचिव द्वारा शुरू कर दी गई है। जी चलिए ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिला सहकारी बैंक में जिस तरीके से खाली स्थानों पर रिश्तेदारों को रखा जा रहा है उससे कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े होते हैं। मसूरी में 7 अप्रैल की अगर हम बात करें तो मसूरी में 7 अप्रैल से ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जो पूरी कवायद है वो शुरू की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच बता दें कि महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार का घेराव करेगी कांग्रेस। 7 अप्रैल को राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा। आंदोलन के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस तीसरे और अंतिम चरण के प्रदर्शन की तैयारी करेगी तेज। तो 7 अप्रैल को राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा। महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। आंदोलन के 2 चरण को पूरे कर चुकी है कांग्रेस। तो 7 अप्रैल को राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ सिलेंडर्स के दाम भी बढ़ने की वजह से परेशान है जनता और ऐसे में कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेगी। मसूरी में 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी व्यवस्थाओं को समय पर दुरुस्त कर लिया जाए। इसके अलावा डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उप जिला चिकित्सालय और टाउन हॉल का निरीक्षण भी किया है। बता दें कि 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उप जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण करेंगे।
अप्रैल का महीना शुरू होते ही उत्तराखंड के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। चिलचिलाती धूप के साथ लू ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की माने तो अप्रैल के महीने में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अगले 5 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं मैदानी और पहाड़ी इलाकों के तापमान में फिलहाल कोई कमी नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है। देहरादून से हमारे संवाददाता संदीप नेगी की ये रिपोर्ट देखिए। वो भी लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ आने वाले दिनों में तापमान रह सकता है, और हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी तक कितना ऑलमोस्ट रहा है मार्च के महीने में? बिल्कुल, देखिए आपने 28 वेदर एक्टिविटी थी जिसमें कि रेनफॉल अच्छी मिली थी या स्नोफॉल भी मिली थी, तो तभी वो थी एक्टिविटी। और उसके बाद पूरा जो है ड्राई रहा है मार्च भी जो है, और अभी आपका ये अप्रैल भी फर्स्ट वीक करीब करीब होने जा रहा है, और अभी तक भी कोई रेनफॉल एक्टिविटी है नहीं। तो इसकी वजह से कंटिन्यूसली जो तापमान है वो बढ़ रहे हैं। और 15-16 मार्च से करीब करीब स्थिति ये थी कि 6 से 7 डिग्री ऊपर आ गए जो है तापमान हमारे सामान्य से, चाहे वो पहाड़ों की बात करें या मैदानी क्षेत्र की बात करें उत्तराखंड के लिए। और ये जो स्थिति है आज तक वैसी ही बनी हुई है। तो आज की अगर डेट में मैं बात करूँ तो जो अप्रैल में है जो हमारे मैदानी क्षेत्र है, तो इसमें 30 या 31 के आसपास जो है नॉर्मल टेम्परेचर हमारा है। लेकिन जो टेम्परेचर मिल रहे हैं वो करीब जो है 37-38 की रेंज में मिल रहे हैं प्लेन्स में। तो आप देख लीजिए कि करीब करीब 6 से 7 डिग्री जो है वो नॉर्मल से ऊपर है। इसी तरह अगर पहाड़ों में बात करें तो पहाड़ों में भी 20 डिग्री के आसपास है, जो जैसे कि मुक्तेश्वर है या मसूरी है, लेंसडाउन है, नैनीताल है, ये जो हाइट के जो एरियाज है तो इसमें 20 के आसपास इस समय टेम्परेचर होने चाहिए। लेकिन जो मिल रहे हैं टेम्परेचर वो 26 या 27 के आसपास वो मिल रहे हैं। तो 6 से 7 डिग्री जो है आपके जो पहाड़ों में है वहाँ पर भी टेम्परेचर वो ज़्यादा चल रहे हैं। और अभी एक वीक आगे भी जो है, आज 5 तारीख है तो 12 तारीख तक 13 तारीख तक भी अगर बात करें तो कोई वेदर एक्टिविटी नहीं दिख रही है, और जो तापमान है वो और उसमें जो है बढ़ोतरी होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो 11-12 तारीख तक अगर आप बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में ये 38 से 40 के बीच आ जाएंगे, और अगर पहाड़ों में मैं बात करूं तो वहाँ पे भी ये 28 से लेके 30 के आसपास जो है ये पहुँच जाएंगे। अगर बात करें तो मतलब ये लगता नहीं है कि अभी दूर दूर तक कहीं राहत मिलने वाली की बात है, क्योंकि जिस तरह से मौसम लगातार बिल्कुल ड्राई हो रहा है, और अगर हम बारिश की अगर बात करें तो ऐसा फिलहाल लगता नहीं है कहीं। बिल्कुल है, जैसे मैंने बोला 12 तक तो कोई संभावना नहीं है। 13-14 की अगर बात करूँ तो 8 से 10 दिन का हमारा जो प्रेडिक्शन है वो मिलता है, तो उसमें अभी थोड़ा इंडिकेशन दिख रहा है कि जो है उत्तराखंड के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है 13-14 में शायद थोड़ी एक्टिविटी उनमें मिले। लेकिन चूंकि ये काफ़ी दूर है, इतना दिन का जो एक्यूरेसी उतना रहता नहीं है। लेकिन जब वीक के अंदर आएंगे तो तब हम ज़्यादा इसको आप बता पाएंगे हाँ इस समय कुछ वेदर एक्टिविटी मिल सकती है या नहीं। तो अभी दिख रहा है वो थोड़ा, लेकिन उसकी भी जो संभावना मैं तो यही कहूँगा कि अभी तो कम है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ मौसम डायरेक्टर विक्रम सिंह जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले कुछ समय में लगातार तापमान यूं ही लगातार बना रहेगा, और बनाने की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा रूप ले सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया। के फर्स्ट वीक में ही गर्मी की तपिश लगातार जारी है, और अभी तक की अगर तापमान की बात करूं तो 37 सेल्सियस से ज़्यादा अब तापमान लगातार बढ़ने लगा है। दूसरी तस्वीर में अगर देहरादून शहर की बताऊं तो आप देख पा रहे हैं कि सड़कें, जिन सड़कों पर अक्सर दोपहर के समय भारी भीड़ रहती थी, वो अब गर्मी की तपिश के मारे लोग अब घरों से निकलना बेहद कम कर चुके हैं। और यही वजह है कि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले कुछ समय तक लगातार गर्मी की तपिश यूं ही लगातार बनी रहेगी, और इसी प्रकार मौसम के तापमान में लगातार वृद्धि होती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। सुनो अरे इधर आओ जरा, सुनो एक मिनट। अब कितनी गर्मी हो रही है, क्योंकि अप्रैल महीने में ही अभी तक लगातार इतनी गर्मी पड़ रही है, जो गर्मी कभी मई जून में पड़ती थी, क्या लगता है आपको? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इससे पहले हमने कभी जो है इस हिसाब की गर्मी नहीं देखी थी। और अप्रैल महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है, जबकि जो है ये गर्मी जो है जून-जुलाई में जून में पड़ती थी। ज़्यादा गर्मी हो गई है। मैम कितनी गर्मी है? जो गर्मी लगभग मई जून के महीने में होती थी वो अब अप्रैल मई होने वाली है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। जिस हिसाब से इस बार ठंड हुई थी उसी हिसाब से इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है इस गर्म में ट्रैवल करना इधर से उधर। क्या लेंगे गर्मियों में, जिस तरह से लगातार अब बढ़ रही है, उमस बढ़ रही है? मतलब करना ही चाहिए हमें, ज़्यादातर अपना बचाव के लिए तो घर ही पे रहें, या फिर क्योंकि धूप में फिर अपनी हेल्थ भी तो ख़राब हो सकती है, इसलिए ज़्यादातर फिर गर्मी में रहेंगे तो फिर भी। तो वहीं रुड़की के मंगलौर में आम
के बगीचे को वन माफियाओं ने साफ कर दिया है, जिसकी खबर खुद वन विभाग के अधिकारियों को नहीं हुई। वन विभाग अपने ही क्षेत्र में कट रहे आम बगीचों से खफा रहा और वहां माफियाओं ने पूरा बगीचा ही साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक वन माफियाओं ने रात दिन उन पर आरी चलाकर आम के बगीचे को साफ कर दिया, जिसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को मिलने के बाद फॉरेस्ट गार्ड मौके पर पहुंचे, जिसके बाद इसकी भनक विभाग को हुई। मामले में वन विभाग क्षेत्राधिकारी मयंक गर्ग का कहना है कि बीती रात उनको सूचना मिली थी कि वो सूचना पाकर मौके पर पहुंचे, जहां देखा गया कि आम के पेड़ों का पातन हो रखा है, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। देखिए, आम के बाग की जो परमिशन दी जाती है वो उद्यान विभाग के द्वारा दी जा रही है, और जिस बगीचे की आप बात कर रहे हैं उस बगीचे में भी पूर्व में उद्यान विभाग द्वारा ही परमिशन दी गई थी, और इससे पहले भी उस बाग में पातन हुआ था, तो जो कार्यवाही उसमें की गई थी वो उद्यान विभाग द्वारा की गई थी। और कल भी उस बगीचे में पातन हुआ है और उसमें लगभग 11 पेड़ मौके पर कटे हुए मिले हैं, जिस पर जो पातन संबंधी कार्यवाही है वो उद्यान विभाग द्वारा कर दी गई है। और जो उसके प्रकाष्ठ जो उसके पातन से प्राप्त हुआ था उसमें से कुछ प्रकाष्ठ को हमारे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, और अन्य प्रकाष्ठ पर या प्रकाष्ठ के अभिवहन पर हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। ऋषिकेश के आईडीपीएल स्थित डीआरडीओ के अस्पताल से सेवाएं समाप्त होने के बाद भड़के कर्मचारियों ने त्रिवेणी घाट पर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सरकार से नौकरी बहाल करने की मांग की गई है। मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने भी डीआरडीओ के कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया है। अस्पताल कोविड काल में बनाया गया था पिछले वर्ष, जिसमें लगभग 150 के आसपास नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की गई थी, और इनको बिना पूर्व नोटिस के 31 मार्च को हटाया गया, जिस तरह से इन्होंने बताया, इस तरह से इनकी बात हुई। आज पिछले कुछ दिनों से धरने पर हैं, और धरने के बाद आज इन्होंने त्रिवेणी घाट पर एक कैंडल मार्च के थ्रू प्रदर्शन करने का काम किया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का, एक नारे के साथ कि कोरोना में हम खड़े थे, आज हमारे साथ कौन खड़ा है। धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 12 से 14 साल की आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हरिद्वार जिले में वैक्सीन लगाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कई केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही बच्चों को जागरूक करने के लिए जनपद के स्कूलों में संपर्क किया जा रहा है, जिससे बच्चे समय से वैक्सीन लगवा सकें और कोरोना संक्रमण से बच सकें। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में अभी तक 6000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कुछ बच्चों को लगा चुके हैं, और जितने सेंटर्स हैं हमारे, जो हेल्थ सेंटर्स हैं, सीएससी पीएससी, उन लोग वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, प्लस हमारा 2 अर्बन में लगाए जा रहे हैं। हम लोगों ने स्कूल से भी अनुरोध किया है कि भाई हम स्कूल में, चूँकि 12 से 14 साल के बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, कि स्कूल में लगाना करें। हमने जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी उनसे ही बात किया है, लेकिन चूँकि अभी स्कूल में पेपर्स चल रहे हैं तो लोग बच्चे भी लगाने में हिचकिचाहट वो अपना रहे हैं, उनके फादर भी नहीं चाह रहे हैं। जस्ट आफ्टर जो इलेक्शन ये ख़त्म हो जाएगा परीक्षा, तब हम लोग फिर से स्कूल में लगाना शुरू कर देंगे। हम लोग करीब 6000 बच्चों को लगा चुके हैं अब तक के। पौड़ी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 155 आउटसोर्स कर्मियों की सेवा सरकार ने समाप्त कर दी है। नौकरी जाने के बाद मायूस स्वास्थ्य कर्मचारी मंगलवार को जिला मुख्यालय पौड़ी में बैनर और पोस्टर के साथ जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार एक सूत्रीय मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो देहरादून में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। मनाने के लिए ये प्रयास है कि आज हमारे ऑफिस में अभी हमने बैठक ली और कल की तैयारियां कर रहे हैं। कल हम पूरे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारी पौड़ी शहर में रैली निकालेंगे और अपना आक्रोश जताएंगे और अपने आवाज़ स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाएंगे। और अगर फिर भी हमें कोई परिणाम नहीं मिला तो हम संगठन द्वारा निर्णय के पक्ष में जाएंगे। संगठन द्वारा हमें जो बताया जाएगा, देहरादून चलना है तो हम देहरादून जाएंगे, वहाँ पे भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। वही चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है। ये चौथा नवरात्र मां कुष्मांडा को समर्पित है।
मां दुर्गा का ये रूप शक्ति का प्रतीक होता है। धर्मनगरी में सभी भक्त मां कुष्मांडा देवी की पूजा और आराधना कर रही हैं। बता दें कि कुष्मांडा माता को आदि शक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।